हम इस वीडियो में लेसन नंबर 5 क्लास 10 साइंस का लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स भी हम इसमें पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इससे पहले हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में जो चीज़ें दी गई हैं वो है एक्टिविटी 5.4 एंड 5.5। ये आपको एक्सप्लेन करेगी कि जो आप एयर इनहेल करते हैं उसमें और जो एक्सहेल करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें देखो, आप जल्दी हम ये एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या दिया गया है मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर का क्या फ़ायदा है कि अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाए तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो गैस आपने लाइम वाटर में से पास की है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं है। अब ये कहता है कि आप लाइम वाटर ले लीजिए, ब्लो एयर फ्रॉम थ्रू दिस लाइम वाटर। इस लाइम वाटर में से आप अपनी एक्सहेल की हुई एयर को पास कर दीजिए। अब आप थोड़े टाइम के लिए रुकिए और ये देखिए कि क्या उसमें जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में एक पिचकारी लीजिए और पिचकारी में हवा भर के और उस पिचकारी में से हवा जो है उस लाइम वाटर में से पास कर दीजिए। अब ये पूछता है कि दोनों में से किस में ज़्यादा टाइम लगा लाइम वाटर को मिल्की होने में। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो ए टेस्ट ट्यूब थी जिसमें आपने पिचकारी से हवा डाली थी उसमें ज़्यादा टाइम लगता है लाइम वाटर को मिल्की होने में, क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है दैट इज़ कंपैरेटिवली लो जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उससे। या हम कह सकते हैं कि हम जो एयर को बाहर निकालते हैं वो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा उसमें बाहर निकालते हैं। सेकेंड एक्टिविटी है बेटा कि आप फ्रूट जूस ले लो या शुगर का सोल्यूशन ले लो और उसके अंदर यीस्ट डाल दो और उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख लो और उसके ऊपर एक एक छेद वाला कॉर्क लगाकर उसके अंदर पाइप लगा दो या ग्लास ट्यूब लगा दो, और उस ग्लास ट्यूब की जो एयर उसमें से बाहर निकल रही है उसको आप लाइम वाटर में से पास कर दो। तो क्या लाइम वाटर मिल्की होगा? तो यहाँ पर भी आप आंसर लिखोगे येस, लाइम वाटर विल बिकम मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द ये फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन ड्यू टू एडिशन ऑफ यीस्ट। और ये जो प्रोसेस होती है बेटा दिस इज़ कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन की प्रोसेस में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे लाइन टू लाइन। हम इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। देखो बेटा, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। The food material taken in during the process of nutrition is used in the cells to provide energy for various life processes. जो फूड मटेरियल हमने खाया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन उससे हमें जो एनर्जी मिली वो हम बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को करने में यूज़ करते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, अनेक प्रकार के ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। वो अलग अलग तरीके से इसको करते हैं। कुछ ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन देखो बेटे यहाँ पर किस किस चीज़ में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म अनदर पाथवे यूज़ करेंगे और दे डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को इन्वॉल्व ही नहीं करते। तो उस केस में चाहे वो पहले वाली केस हो, पहले वाला केस जो कहलाएगा बेटा दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपने ऑक्सीजन को यूज़ किया है फॉर रेस्पिरेशन, एंड सेकेंड टाइप इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें आपने ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया है। तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ग्लूकोज जो है, जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में जिसको पायरुवेट कहा जाता है। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन का था ग्लूकोज और 3 कार्बन का था पायरुवेट। तो अभी तक हमने ये कन्वर्जन पढ़ी, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक, दोनों केसेस में ही होगा। और ये कहाँ होता है ये देखो, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये होगा। आगे क्या होगा, फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में भी कन्वर्ट हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये यीस्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें हम एयर को यूज़ करते हैं, उस केस में जो ग्लूकोज है दैट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये बात कर रहा है किसकी, यीस्ट की। यीस्ट में उसने कहा कि अगर मतलब ये जो प्रोसेस है कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है, दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज़ कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो प्रोसेस हुई, हमने कहा कि 6 कार्बन एटम का जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन एटम के पायरुवेट में। ये प्रोसेस हो रही थी साइटोप्लाज्म में बेटा। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो ये प्रोसेस हो जाएगी अब माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज क्या है इसका, दिस वन। अब ये कहता है वो जो हमने चीज़ें अभी थ्योरेटिकली पढ़ी, अब वो इसने एक इक्वेशन के बेस पर दे दी। ये देखो यहाँ पर कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल था, साइटोप्लाज्म के अंदर वो 3 कार्बन एटम में चेंज हो गया विच इज़ पायरुवेट। अब इस पायरुवेट की क्या क्या फेट हो सकती है, क्या क्या ये किस किस तरह से ये कन्वर्ट हो सकता है वो देखिए। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि इन यीस्ट इट चेंजेस इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। दूसरा क्या है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, और ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड इट इज़ कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे पास ऑक्सीजन तो है लेकिन वो कम अमाउंट में है, इतनी सफिशेंट अमाउंट में नहीं है कि वो टोटली पायरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर सके। जैसे कि हम भागते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पर हमारे क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो होती है लेकिन मसल सेल्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उस केस में ये वाली प्रोसेस होगी बेटा। जैसे कि मसल सेल्स में इसने दिया है लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इट इज़ नॉट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ लैक, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने के बाद भी उसकी कमी रह गई है, तो वो चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। एंड दिस टेक्स प्लेस इन आर मसल सेल्स ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, ये सारा पार्ट यही चीज़ डिस्कस कर रहा है। इसके बाद ये देखिए, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। अब ये जो एनर्जी तीनों प्रोसेसेस में आप देख रहे हो, तीनों प्रोसेसेस में ये जो एनर्जी निकली है दैट इज़ यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड एज एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता है, इट इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ये एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि ये करेंसी है एक तरह से। जैसे आप पैसे देकर कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, आप एटीपी देकर हमारी बॉडी में एनर्जी को ले सकते हो। तो ये एक करेंसी है किस चीज़ की, एनर्जी की। आपने एटीपी दिया और एनर्जी हमें मिल गई। वो हमें कैसे मिलेगी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है बेटा, ट्राई मीन्स 3, तो ये बनेगा किससे, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एडीपी, और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसके टर्मिनल पर लग जाता है, टर्मिनल मीन्स एंड पर लग जाएगा, और ये एक बहुत ही हाई एनर्जी वाला बॉन्ड होता है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो ये मेथड है फॉर गिविंग एनर्जी बाय द एटीपी। अब ये देखिए, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू डिराइव द रिएक्शन व्हेन द टर्मिनल फॉस। एनर्जी कितनी निकलेगी, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड। 1 मोल एटीपी से 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। फिर दोबारा यहीं पर आ जाइए, ये पढ़ रहे थे हम, टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी विच इज़ यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। यूज टू फ्यूल मीन्स वो फ्यूल की तरह एक काम कर रही है, वो एनर्जी गिविंग सोर्स है फॉर द ऑल द एक्टिविटीज़ इन आर सेल्स। In this process, ATP is broken down, giving the fixed amount of energy which can derive the endothermic reaction taking place in the process. इससे ऊपर बेटा एक लाइन और ये देख लीजिए
कि यहाँ पर हमने कहा था कि पायरूवेट इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्स। हमारी बॉडी में जो क्रैम्स आ जाते हैं, हमारे पैरों में हाथों में जो दर्द होना शुरू हो जाता है आफ्टर सडन एक्सरसाइज, दैट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट जो पार्ट इसमें कहा गया है ये वाला है। अब इसमें देखिए कि एक सेकंड पीछे ही चलते हैं हम दोबारा से। यहाँ पर आप देखिए, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन pathway depends on oxygen, aerobic organism need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that all the cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. ये पार्ट मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाला, सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कहा कि वो सारा का सारा डिपेंड है ऑक्सीजन पर, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म को ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले लें। और हमने ये देखा है कि प्लांट्स जो हैं वो गैसेस का एक्सचेंज स्टोमेटा से करते हैं, और स्टोमेटा के ऊपर हमने पिछली वीडियो में ये भी पढ़ा है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं ड्यूरिंग द स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स जो हमने पढ़ी थी, उसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस थे, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है यहाँ पर डिफ्यूज़न से होता है। डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस है दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे होगा? जहाँ पर इसका प्रेशर कम है वहाँ से वहाँ पर आ जाएगी गैस, कहाँ से आ जाएगी? जहाँ पर इसका प्रेशर ज़्यादा था। नेक्स्ट, दे गो इनटू, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, दे गो इनटू सेल्स एंड अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। वो क्या करेंगे कि मूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इनटू द सेल्स में, अवे फ्रॉम देम वहाँ से चले जाएंगे, एंड आउट इनटू द एयर डिपेंडिंग अपॉन द गैशियस प्रेशर, डिफ्यूज़न हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अब डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि एनवायरनमेंट की कंडीशंस कैसी हैं और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। प्लांट की रिक्वायरमेंट देखो, रात को जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? ऑक्सीजन की। देखो, एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। अब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लांट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डे, दिन में क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो गई, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। अब वो क्या करेंगे? O2 को एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, इंस्टेड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। कब? दिन में ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू हो जाएगी। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये डिफरेंट एनिमल्स की बात करेगा कि किस किस एनिमल में कौन से ऑर्गन से गैशियस एक्सचेंज जो है वो होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये देखिए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब हम एयर में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो जो कि ज़मीन पर रहते हैं, तो ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हमेशा हवा से सांस लेते हैं, तो वो आराम से ऑक्सीजन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में, सॉरी, वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो सिर्फ उसी ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं विच इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को वो यूज़ कर सकते हैं। तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को जब वो लेते हैं तो क्या डिफरेंस होगा एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में? नेक्स्ट पॉइंट में वो ये बताएगा। देखो, सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than seen in terrestrial organism। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग का जो रेट है वो फास्ट क्यों होता है। उसका यही सीधा सीधा आंसर है कि
पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है दैट इज़ लेस इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, इसीलिए उनको अपनी ऑक्सीजन की अमाउंट को सफिशिएंट अमाउंट में, या हम कह सकते हैं कि लेने के लिए या रेस्पिरेशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए उन्हें बार बार उनको सांस लेना पड़ता है, जबकि हम एक बार में ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कम होती है। इसके बाद देखिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल का कंपैरिजन हमने कर लिया, अब हम सिर्फ टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ करेंगे फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑल दीज ऑर्गन्स, उनकी क्या मतलब स्पेशलिटी है उन ऑर्गन्स की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑर्गन्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पाए जाते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, उनकी क्या स्पेशलिटी है उनके अंदर। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि दे हैव अ स्ट्रक्चर, उनके पास एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होने के साथ साथ उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर पाएगी। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। ये सेकेंड क्वालिटी होगी कि वो फाइन भी होगी और डेलिकेट भी होगी, ताकि एक्सचेंज जो है वो ईजिली हो सके। In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passages that will take air to this area. अब क्योंकि ये डेलिकेट है, सॉफ्ट है, फाइन है और इसके आसपास ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बहुत डेलिकेट होने की वजह से इसको हमेशा बॉडी के अंदर रखा जाता है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और प्रोटेक्शन के साथ साथ मान लिया यहाँ पर हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी के अंदर ये हमारा जो है एक ऐसा पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो यहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ ऑर्गन होना चाहिए। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this air where oxygen is absorbed. मैकेनिज़्म भी होना ज़रूरी है कि भाई ऑक्सीजन इसके अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाए। तो दीज आर द स्पेशलिटीज़ ऑफ दोज ऑर्गन्स विच आर यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन बींग्स में अब हम देखते हैं। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नाक से हम सांस लेते हैं। एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज़ फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। हमारे नॉस्ट्रिल्स में पाए जाने वाले हेयर जो हैं वो एयर को क्या कर देते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं। हमारी एयर में पाए जाने वाले डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरियाज वगैरह सब उन फाइन हेयर्स के द्वारा फिल्टर कर दिए जाते हैं। द पैसेज इज़ ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। हमारी जो नोस्ट्रिल्स की लाइनिंग होती है उसके अंदर म्यूकस भी पाया जाता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है विच ऑल्सो हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फ्रॉम हेयर, यहाँ से एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, हमारे गले से एयर जो है वो जाती है एंड इनटू द लंग्स, और वो कहाँ पहुँच जाएगी, लंग्स में पहुँच जाएगी। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस एंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये एयर पैसेज है बेटा, मान लिया ये हमारे नॉस्ट्रिल्स से ये एयर पैसेज हुआ, इस थ्रोट के अंदर ये जो एयर पैसेज है इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। कार्टिलेज की रिंग्स क्या करती हैं, मान लिया इसमें कोई एयर नहीं है तो ये कोलैप्स ना हो जाए, ये एक दूसरे के साथ टच ना हो जाए, और ये अगर कोलैप्स हो गई तो एयर का जो पैसेज है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। तो उस एयर पैसेज को हमेशा खुला रखने के लिए इसके चारों तरफ रिंग्स जो होती है वो कार्टिलेज मीन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर विच इज़ बोनी बट विच इज़ नॉट हार्ड। जैसे हमारे कान की जो ये मसल्स होती हैं, या आप कह सकते हो कि कार्टिलेज है, वो ना वो बहुत हार्ड है ना वो बहुत सॉफ्ट है। तो इस तरह की रिंग्स जो हैं वो थ्रोट के चारों तरफ पाई जाती हैं, ताकि वो थ्रोट अगर एयर उसके अंदर नहीं है या उस एयर पैसेज में अगर एयर नहीं है तो वो कोलैप्स ना हो। यहाँ तक समझ आ गया बेटा, आगे चलते हैं।
इसके बाद देखो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ ये एक डायग्राम जो है वो दिया गया है। इस डायग्राम में जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ये देखो, दिस इज़ द नेज़ल पैसेज। ये नेज़ल पैसेज के बाद यहाँ पर आ गया फेरिंग्स एंड देन लैरिंग्स। लैरिंग्स आपने पढ़ रखा है, इट इज़ द वॉइस बॉक्स। फिर है ट्रैकिया। ट्रैकिया इज़ द एयर पैसेज। एयर पैसेज के पास ये देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमने पढ़ ली, जो कि क्या करेगा कि ट्रैकिया को या एयर पैसेज को व्हेन एयर इज़ नॉट प्रेजेंट तो उसको कोलैप्स होने से बचाएगा। अब देखिए विद इन द लंग्स, लंग्स के अंदर द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। ये पैसेज आ गया। अब यहाँ से ये देखो छोटे छोटे ट्यूब्स में ये डिवाइड हो गया है एंड फाइनली टर्मिनेट, और लास्ट में ये बैलून शेप की स्ट्रक्चर के अंदर जाकर ख़त्म हो जाता है। ये वो स्ट्रक्चर जिनको बोला जाते हैं एल्वियोलाई, एंड सिंगुलर इज़ एल्वियोलस। मतलब एक बड़ी ट्यूब थी, ये बड़ी ट्यूब है, इस बड़ी ट्यूब से दो छोटी ट्यूब्स निकल गई, वो छोटी ट्यूब फिर फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो गई, फिर वो छोटी छोटी ट्यूब एयर वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में टर्मिनेट हो गई। और ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई का क्या काम है? दैट प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस। अब वो ये सरफेस प्रोवाइड करेंगी जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस होता है। हमने अभी पढ़ा है कि सभी में कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्गन होता है जो जिसका लार्ज सरफेस एरिया हो, जो फाइन हो, डेलिकेट हो, और जो बॉडी के विद इन या विद इन द आर बॉडी वो प्रेजेंट हो ताकि जिसको प्रोटेक्ट। तो वो हमारी बॉडी में क्या है? लंग्स, और लंग्स के अंदर क्या? एल्वियोलाई। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन अ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर ये एल्वियोली है, अगर एल्वियोलाई है तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स होंगी ताकि यहाँ पर जो एयर आए, ये जो ऑक्सीजन आए, वो ऑक्सीजन ब्लड में चली जाए और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाए। As we have seen in earlier years, when we breathe in, we lift our ribs and flatter our diaphragm. ये है देखो डायफ्राम। ये डायफ्राम जब सीधा हो जाता है तो हमारी रिब्स फैल जाती हैं। ये रिब्स हैं, ये फैल जाएंगी, जिससे कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो लार्ज हो जाएगी। अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो जैसे ही हमारी चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है एयर अंदर चली जाएगी। फिर क्या होगा? डायफ्राम फिर से ऊपर चला जाएगा, चेस्ट कैविटी छोटी हो जाएगी। चेस्ट कैविटी जैसे ही छोटी हुई, ये छोटी हुई, एयर का प्रेशर अंदर ज़्यादा हो गया, बाहर कम है, एयर बाहर निकल जाएगी। ये प्रोसेस होती है बेटा। द ब्लड, अच्छा हम यहाँ थे, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन टू द लंग्स, कि चेस्ट कैविटी बड़ी हो गई, एयर प्रेशर अंदर कम हो गया, बाहर ज़्यादा है, एयर अंदर सक कर ली गई। फिल द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई, एक्सपेंडेड एल्वियोलाई में वो आ गए। ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड जो है, जो इसके आसपास जो ब्लड कैपिलरीज थी उन्होंने क्या कर रखा है? ब्लड को वो लेकर आई हुई है पूरी बॉडी से, वो क्या करेंगी? फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई में रिलीज कर देंगी। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड, और जो एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन थी वो ब्लड ले लेगा। टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ताकि उसको सभी बॉडी की सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम। ऐसा नहीं होगा बेटा कि लंग्स ने सारी की सारी एयर को बॉडी से बाहर निकाल दिया, नहीं, उसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम, थोड़ा बहुत वॉल्यूम एयर का अंदर बच जाता है ताकि लंग्स कोलैप्स ना कर सके, और वो जो वॉल्यूम अंदर रह गया दैट इज़ कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, सो दैट देयर इज़ सफिशिएंट टाइम ऑफ ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, ताकि जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाए ताकि वो ऑक्सीजन को ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर के अंदर छोड़ सकें। नेक्स्ट, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, द डिफ्यूजन प्रेशर alone cannot take care of oxygen delivery to all the parts of the body. Instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it. मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ एयर प्रेशर से काम नहीं चलेगा कि एयर आ गई सबके पास और एयर
डिफ्यूज़न से क्या होगा कि हमारे लंग्स से सिर तक और लंग्स से हमारे टो तक सिर्फ डिफ्यूज़न से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, नहीं। ऑक्सीजन को पहुंचाने का फिर एक ही तरीका है कि वो ब्लड के थ्रू जाएगी। उसने कहा एक पिगमेंट ले लिया जाता है, ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप द ऑक्सीजन। वो पिगमेंट क्या है हमारी बॉडी में, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करके लंग्स के अंदर छोड़ देगा। In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has very high affinity for oxygen, and this pigment is present in the red blood cells. ये RBCs में, हमारी RBCs में ये पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आर ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है ऑक्सीजन से, तो वो डिजॉल्व फॉर्म में जो है वो पास कर दिया जाता है। तो ये था बेटा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको इसके नोट्स जो है वो शेयर कर रही हूँ। एक फ़्लो चार्ट है, ये फ़्लो चार्ट आप देखो, इसमें हर एक चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी और आपको हर एक प्रोसेस के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पर ये देखो, ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज भी शो कर रहा है। दीज आर द 3 पाथवेज, ये वाले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको अपने आप जो है वो खुद लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लर्न कर पाओगे, ज़्यादा अच्छे से आप समझ भी पाओगे इन चीज़ों को। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर और उसको खुद लिखिए, एक चार्ट प्रिपेयर कर लिए या कॉपी में आप लिख लीजिए। इसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये देखिए, ये वाला है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। इसमें डिफरेंस दिया गया है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग दिया गया है कि कैसे रिब केज हमारा जब फॉरवर्ड मूव करता है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, कैसे ऑक्सीजन अंदर आएगी, कैसे बाहर जाएगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये है, इसमें सिस्टम का डायग्राम है बहुत ही सुंदर सा, और आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस दिया गया है बिटवीन एल्वेओलाई एंड ब्लड सेल्स। ये सारा आपको डिटेल में समझा देगा जब आप ये पूरी चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपने पूरी पढ़ ली, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं बेटा। ये जो आपका फ्लो डायग्राम है, इसको आप एक नज़र से देखकर ये पूरा का पूरी चीज़ें रिकैप कर सकते हो। ये है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।